जय हिंद दोस्तों, मैं जीके प्लान पे आपका स्वागत करता हूं। और देखिए कि दृष्टि आईएएस का 72वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला टेस्ट है और जितना भी क्लास में टेस्ट होगा वो सभी हम आपको करा देंगे। तो चलिए देखा जाए। इसमें पहला क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। और इसमें देखिए प्राचीन भारत के स्थान और वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है। तो अगर मिलान किया जाए तो देखिएगा, कर्ण सुवर्ण ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो एक का आपका 3 हो जाएगा। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। इसके बाद देखिए कि प्रजा ज्योतिष जो स्थान है ये आपका असम में है। तो बी का आपका 4 हो जाएगा। तो बी का 4 देखेंगे तो ये कट जाएगा। गिरनार तो ये आप जानते ही हैं कि गुजरात में है, ये बार बार आता है। और प्रतिष्ठान ये महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार अगर मिलान किया जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है। तो कौन ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो ऋग्वैदिक काल देखिए कि 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका उत्तर ऋग्वैदिक काल, एक पूर्व ऋग्वैदिक काल। पूर्व ऋग्वैदिक काल देखिएगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेके आपका 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। और ये 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो उसमें पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल यानी कि पूरा हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर आपका राइट हो जाएगा, गार्गी हो जाएगा। ये गार्गी देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल का है। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है। तो गार्गी उस काल का नहीं है। और ये घोषा, अपाला, विश्वसारा ये सभी देखिए कि विदुषी महिला है उस समय का। तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 सार्का के बाद तीसरा नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि राजा प्रोसेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि पहला में दिया गया है कि वे वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे, एकदम सही है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक था, ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तर में बुंदेलखंड नहीं, दक्षिण में बुंदेलखंड हो जाएगा। तो ये आपका गलत है। तो 2 जहाँ पे है काट दीजिए। तो ये तीनों कट गया। वो अपने पिता राजा विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे, एकदम सही है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही है। तो 1 3 4 किसी में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया। तो देखिए कि शिशुनाग वंश के बाद शिशुनाग का संस्थापक देखिएगा कि कौन था। देखिए कि शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश स्थापना किया गया था। और किसको हटा के, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक उसके हरा के और उसके जगह पे शिशुनाग वंश की स्थापना किया गया था। इसके बाद देखिए शिशुनाग वंश के बाद इसके स्थान पे नंद वंश आता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिएगा, फाहियान एक चीनी यात्री था। इसने हर्ष के शासनकाल में भारत में यात्रा किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, हर्ष के शासन में नहीं किया था। ये किया था यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो ये आप याद रखिएगा कि फाहियान कब किया था, 319 के आसपास में किया था, 319 बीसी। अगला है वेनसंग एक चीनी भिक्षु था। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था, ये आपका गलत हो जाएगा। वेनसंग हर्ष के शासनकाल में किया था और फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में किया था। तो दोनों उल्टा दिया है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कूट के सहायता से। तो इसमें देखिएगा कि आपका चरक क्या थे। तो चरक एक चिकित्सक थे। तो 1 का आपका 2 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ब्रह्मगुप्त क्या थे। तो ये आपका गणितज्ञ थे और जीरो के सही से उपयोग करने के लिए ये बताए भी हैं। वरा माहिर देखिएगा कि ये ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। और विशाखदत्त नाटककार थे। तो इस प्रकार देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर और इसमें भी मिलान करने के लिए ही दिया है। इधर पिता और इधर पुत्र दिया है, यानी कौन किसका पुत्र है ये आपको बताना है। तो देखिए कि बाबर ये कमरान का पुत्र है। तो
एक का आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद अकबर देखिएगा कि ये सलीम का पुत्र था, तो बी का आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए शाहजहाँ, ये आपका किसका पुत्र था, तो मुराद का, और जहांगीर खुसरो हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर मिलाया जाए तो देखिएगा कि ऑप्शन नंबर 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से जिस 16वीं शताब्दी की बाबरी का संरक्षण किया है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम देखिएगा कि राइट आंसर हो जाएगा राजो की बाबरी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि राजो की बाबरी ये 16वीं शताब्दी के है, और ये क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ इसका अवस्थिति है, तो दिल्ली याद रखिएगा कि ये दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका मोहम्मद बिन अबूर बकर कुफ़ी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, मुग़ल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूरत। देखिए कि उस समय सूरत आपका व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, आज भी व्यापार के लिए फेमस है। देखिए हीरा का सबसे ज़्यादा यहीं पे कटिंग किया जाता है और व्यापार किया जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों की आलोचना करने के लिए सेफ्टी बल्ब सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किस भारतीय ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऑप्शन नंबर बी सही है। लाला लाजपत राय आपके पंजाब के शेर के नाम से भी जाने जाते हैं, और देखिए कि ये गरम दल के नेता थे, और लाला लाजपत राय के द्वारा ही ये बताया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था है वो सेफ्टी बल्ब सिद्धांत काम करता है, यानी कि अंग्रेज़ों के लिए वो कार्य करता है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि इनका 1928 में देहांत हो जाता है, इसका कारण रहता है 1927 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसके खिलाफ ये धारणा दिए थे, और वहाँ पे लाठी लग गया था जिसके कारण इनका देहांत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, दिल्ली में उनके राजकोषीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। 1911 के आसपास में इन पे बम फेंका गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य अध्याय का नाम बताइए। इन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था, तो ये कौन थे, तो ये आपका थे थियोडोर बेक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे। तो देखिए कि बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता का बात किया जाए तो शाहजानंद सरस्वती थे, तो ये आप याद रखिएगा। और 1929 में बिहार देखिएगा कि बिहार पूर्वांचल किसान सभा की स्थापना इनके द्वारा किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था। तो ये बोला गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, न्यू लैब्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है। तो ये लिखा गया है आपका अरविंद घोष के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। अरविंद घोष भी देखिएगा कि आपका गरम दल के ही नेता थे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोक संग्रह हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें देखिएगा कि राजनीतिक संगठन और संस्थापक दिया गया है, तो इसमें मिलान करना है कि कौन किसका स्थापना किया था। तो अगर मिलान किया जाए तो देखिएगा खाकसार ये आपका इनायतुल्लाह मशरिकी हो जाएंगे, तो एक का आपका 2 हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट गया। उसके बाद देखिए सोशलिस्ट पार्टी, तो ये तो अभी जानते हैं सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी
इसके आपका हो जाएंगे BR अम्बेडकर, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो एक का आपका 2 हो जाएगा, और बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, देखिएगा इसमें पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में हुए पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर देखिए है कि RN मधुलकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि बिहार में मात्र 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, एक आपका 1912 में बांकापुर में, और दूसरा का 1922 में गया में हुआ था। तो ये दोनों आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि ये बताना है कि कहाँ पे नहीं किया गया था, बाकी जगह पे किया गया था। तो देखिए कि प्रति सरकार, ये सतारा हो जाएगा, महाराष्ट्र में है, एकदम सही है। और रैयती सरकार, रैयती ये एक बंदोबस्त है कृषि के लिए, ये आपका कोई सरकार नहीं था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जातीय सरकार देखिए कि तामलुक बंगाल में किया गया था, प्राजामंडल आपका तालछड़ उड़ीसा हो जाएगा। तो ये आपका तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए कि इसने उच्च अध्ययन के लिए यानी उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, एकदम सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला में दिया गया है, इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये एकदम सही है, 1878 में किया गया था। और इसके पीछे का कारण क्या था कि देखिएगा कि जो पत्रकार थे, सरकार के जो अच्छा नियम नहीं था उनके खिलाफ समाचार में बता रहे थे, तो उसी को ख़त्म करने के लिए ये किया गया था, या उन पे कंट्रोल करने के लिए। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। गैंगिंग मतलब होता है मुंह बंद करने वाला, तो इसे मुंह बंद करने वाला भी अधिनियम बोला गया है। तो ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया, ये भी आपका सही है कि 1882 में देखिएगा कि इस नियम को लॉर्ड रिपन के द्वारा हटा दिया जाता है। तो तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, राइट आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो ये तो बहुत इजी है, ये आप याद रखिएगा, 1832 हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाल आता है लोग 1498 ईस्वी के आसपास में, फिर आपका इंग्लैंड, फिर डच आता है लोग, और अंतिम में फ्रेंच आता है लोग। तो ये आप याद रखिएगा, PDF तो आसानी से याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 1 और 2 सूची को सुमेलित कीजिए, ये मिलान करना है। तो चलिए मिलान किया जाए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। एक पहला में दिया है भारत सेवक समाज, इसका स्थापना कौन किया था। तो इसका संस्थापक देखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। भारत सेवक समाज तत्वबोधिनी सभा, ये आपका हो जाएगा देवेंद्र टैगोर के द्वारा किया गया था। और उसके बाद देखिएगा कि आपका आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा का स्थापना राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर देखिएगा 25 का, ये कर्नाटक से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियाँ भारत को आवंटित की गई है, इनमें से कौन सी नदी उसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, अच्छा एक चीज़ देखिए कि सिंधु नदी जल संधि ये आपका 1960 में हुआ था, और 6 नदी इसमें शामिल है। तो देखिए कि इसमें आपका झेलम नहीं होगा, और रावी सतलज ये हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा,
रावी, सतलज और चेनाब होना चाहिए। इसमें क्या कंडीशन था कि जो ऊपर के 3 नदियाँ हैं उसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और जो नीचे की 3 नदियाँ हैं उसका 80% भारत यूज करेगा, और बाकी ऊपर के 3 नदियों में 20% भारत भी यूज कर सकता है। वैसे ही नीचे के जो 3 नदी था उसमें 20% पाकिस्तान भी यूज कर सकता था। तो ये आपका था, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि कब हुआ था। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। पहला में है, भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। एकदम सही है, सबसे ज़्यादा राजस्थान आपका सीमेंट उद्योग से संबंधित है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका गलत हो जाएगा। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थिर है। ऐसा नहीं, ये भी गलत है, बंदरगाहों के पास स्थिर नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार देखिए कि राइट आंसर 1 सही हो जाएगा। देखिए चूना पत्थर जहाँ पे रहता है वहाँ पे इसका ये किया जाता है। अब राजस्थान, एक चीज़ देखिए, राजस्थान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो राजस्थान के पास तो ऐसा कोई नदी सॉरी समुद्र का सीमा लगता नहीं है कि जहाँ पे बंदरगाह होगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मेजिनाट रेखा किन 2 देशों के बीच में विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है जो डेविल्स नेक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा क्रा स्थल डमरू मध्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ये भी आप तो जानते ही हैं कि माजुली नदी द्वीप हो जाएगा, असम में है। और किस नदी पे है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र असम का एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसे घोषित किया गया है। तो नदी के ऊपर दुनिया में सबसे बड़ा जो आपका द्वीप है वो माजुली द्वीप है। और भारत में सबसे बड़ी नदी प्रवाहित होने वाली ये आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऐसे पूछा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी हो जाएगा। तो देख लिए लोग, 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। तो ये आपका संगठन हो जाएगा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और यही संगठन मान्यता देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बताना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका सबसे अधिक वृक्ष आवरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है, और सबसे बाद राजस्थान हो जाएगा। तो ये देखिए कि आपका इसमें गलत पूछा गया है, तो ये क्लियर नहीं किया गया है कि गलत बताना है कि सही। बाकी देखिए, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। 15% नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये आपका 24% के आसपास में है। और सबसे अधिक वृक्ष आवरण महाराष्ट्र में पाया जाता है, और इसके बाद राजस्थान, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये तो आपका गलत है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें अगर देखा जाए, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपका शुरू किया गया है ऊर्जा गहन उद्योग में उत्सर्जन को कम करने के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। तो आपका ए का 2 हो जाएगा। तो 1 का 2 देखेंगे तो ये कट गया और ये भी कट गया। उसके बाद देखिए कि तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रो पहल,
ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। इसके बाद आपका तीसरा है पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल। ये आपका हो जाएगा नवंबर 2021 में ग्लांगसुम में COP 26 में लॉन्च किया गया था। तो ये आपका ये हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ये आपका देखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर की रणनीति रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार देखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से अलग है? तो अन्य से अलग कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि नर्मदा जो है ये अन्य से अलग है। बाकी महानदी, तुंगभद्रा, फिर गंगा, ये तीनों नदी का जो मुहासा है ये कहाँ पे है? तो ये आपका देखिए कि बंगाल के खाड़ी के तरफ यानी कि पूर्व के तरफ है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका कारण बताना है। तो इसका कारण देखिएगा, सबसे पहले देखिए शहरों में अधिक श्रम की मांग, ये सही है, शहर में ज़्यादा रोजगार होता है। गांव शहर के बीच असंतुलन विकास, ये भी सही है कि गांव में विकास कम होता है, शहर में ज़्यादा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का कमी होता है। तो ये भी आपका सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह की जो मानव के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई जो बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बाकी मुंबई, मरमागांव, कोची ये सब प्राकृतिक बंदरगाह के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो जायद फसल कौन सा है? तो ये आपका चारा जो है ये जायद फसल हो जाएगा। बाकी देखिए कि चना, कपास, सरसों ये सब आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। देखिए कि रबी फसल और उसके बाद जायद, उसके बाद खरीफ आता है। तो खरीफ जो होता है इसमें ज़्यादा देखिए कि तापमान और वर्षा की मांग होता है। रबी में आपका गेहूँ, चना ये सब, सरसों आ जाएगा। और देखिए इनके बीच में जो 2 माह का समय रहता है मई और जून के आसपास में, तो उसमें बोया जाता है, जैसे मूंग हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, चारा के लिए लगाया जाता है। तो ये सब जायद में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा ये आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्राज़ील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो वहाँ पे देखिए कि लौह अयस्क के लिए वो फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है या कारक है? तो इसका देखिए कि जीवाश्म ईंधन का जलना, ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा ये वायु प्रदूषण के लिए कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्लास्टिक का निपटारा, ये तो आपका मिट्टी प्रदूषण है यानी कि भूमि प्रदूषण। कीटनाशक ये भी मृदा प्रदूषण में आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। और इसी के कारण देखिए कि सबसे ज़्यादा भूकंप भी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूएई के रियासती राज्य हैं। तो यूएई के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है ये पूछा जा रहा है। अबू धाबी आ जाएगा, दुबई आ जाएगा, शारजा आ जाएगा, अजमान आ जाएगा, उल कुवैत और फिजैरा और रास अल खैमा ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, कथन और कारक इसमें दिया गया है। तो ये बताना है कि कौन सा सही होगा। अभिकथन में दिया गया है घाना तट पे सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। एकदम सही है। यानी कि घाना जो तट है तो इसके ऊपरी जो परत है उस पर सोना मिलता है, और इसमें देखिएगा कि ज़मीन के नीचे जो ये रहता है तो वहाँ पे मिलता है। आर है, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन चारों में से सही कथन का चुनाव करना है।
तो देखिए कि अभ्रक कोडर्मा में पाया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो अल नीनो धारा देखिएगा कि ये कहाँ पे प्रवाहित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होता है। और इसके कारण देखिए कि सूखा भी आ जाता है। भारत हो गया, भारत के आसपास जितने पड़ोसी देश हैं ये सब भी इससे प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि पहला में दिया गया है, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के अंतर्गत रखा गया है, ये एकदम सही है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है, ये भी सही है। प्रभावी रूप से अंधा रहता है लोग, यह इकोल्यूशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ये भी सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गया है, ये भी सही है। तो चारों सही है, तो उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो ये किस में निहित है? तो ये देखिए लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श के बाद उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श लेने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उपराष्ट्रपति नहीं। उपराष्ट्रपति देखिए कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो ये आपका हो जाएगा वन जीव। अच्छा, थोड़ा सा हम आपको सूची बताते हैं। तो देखिए कि जितने कार्य हैं उसको 3 सूचियों में बांटा गया है। एक आपका केंद्र सूची हो जाएगा, और एक आपका राज्य सूची हो जाएगा, एक आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। तो देखिए कि केंद्र सूची में अगर कोई रखा गया है तो वो केंद्र सरकार ही उस पर कानून बनाएगा, और राज्य सूची में रखा गया है तो राज्य सरकार ही कानून बनाएगा। लेकिन देखिए समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है लोग, जैसे शिक्षा है तो शिक्षा दोनों के लिए है, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के विषयों में विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आएगा। तो ये देखिएगा कि आपका वन जीवों की सुरक्षा ये दोनों के अंतर्गत आता है, राज्य और केंद्र के। कृषि देखिए कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है कृषि। विद्युत उपभोग अथवा बिक्री ये भी आपका राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है। मूल्य नियंत्रण ये आपका देखिएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत हो जाएगा। तो 1 और 4 देखिएगा कि आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हता का निर्धारण करता है? तो ये आपका देखिए कि संसद विधि द्वारा ये बनाता है लोग कि क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य का अगर बात कीजिए तो जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, यानी कि भाग लेने योग्य बनाना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य का बात किया जाए तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है अगला, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि की क्या स्थिति है? तो देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनयन करना समाप्त कर दिया गया है। तो पहले 2 आंग्ल भारतीय को इसमें शामिल किया जाता था लोकसभा में, लेकिन अब खत्म हो गया है। तो ये कानून खत्म कर दिया गया है 104 संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन आएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो ये आपका हो जाएगा देखिए कि 102 के 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है 54 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये कौन करता है ये आपको बताना है। तो ये राज्यपाल करता है। और 10वीं अनुसूची देखिए कि दल बदल कानून के अंतर्गत इसमें आता है, यानी दल बदल कानून से संबंधित है। तो इसका निर्णय राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। और देखिए कि विधि के द्वारा शासन जापान के लिया गया है और विधि का शासन ब्रिटेन हो जाएगा। साथ में याद रखिए कि मौलिक जो मूल अधिकार है ये यूएसए के संविधान से, और जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका रसिया के संविधान से लिया गया है। और सबसे ज़्यादा संविधान में आर्टिकल कहाँ से शामिल किया गया है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा चलिए देखिए ऑप्शन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एक 5 सदस्य निकाय जिसका अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम सिस्टम का प्रारंभ किया था, ये आपका गलत हो जाएगा। विधि के द्वारा यह स्थापित नहीं किया गया था, ये परंपरागत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश पीएम भागवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलब्धि में की गई थी, ये आपका गलत हो जाएगा। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? जिसके द्वारा न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है, उसी सिस्टम को बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उनके जो न्यायाधीश आते हैं कुछ उसमें सूची भेजते हैं कि इन व्यक्तियों को कर देना है, तो उसी आधार पर उनमें से किसी एक व्यक्ति को किया जाता है, इसी को कॉलेजियम सिस्टम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का चुनाव करना है। तो इसमें गलत कथन अगर देखा जाए, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये एकदम सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, 8 मौलिक कर्तव्य नहीं, प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है और अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, तो ये तो 2 तो ऐसे ही गलत हो गया, तो इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए। अब देखिएगा, अच्छा ये गलत पूछा जा रहा है ना, तो ये सही इसमें काटना पड़ेगा, तो एक जहाँ जहाँ पे है उसको काटना पड़ेगा, तो एक ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। देखिए कि इसने नए सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 के ए, 43 के अनुच्छेद 47 ये इसमें जोड़ा गया, ये आपका गलत है। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान दिया गया, ये आपका सही हो जाएगा। तो 2 और 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो ये तो अभी बताए हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए अनुच्छेद 20 के 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितनी हो गई है, यानी कि कितना बढ़ा है या घटा है? तो ये आपका देखिए कि 72 वर्ष हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बढ़ता कैसे है? तो वहाँ पे देखिए चिकित्सा सुविधा या अन्य सुविधा जो मिलता है, तो उसके कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन है यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो इसमें देखिए पहला में दिया गया है सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषक की कमी का प्रतिरोध के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है, एकदम सही है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, ये भी सही है। यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख केंद्र मानता है, ये आपका गलत हो जाएगा, महिला को माना जाता है। 3 गलत हो गया, तो ये तो कट गया। इसमें क्षमता
गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेय तक पहुंच की कमी शामिल है। ये भी आपका गलत है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। NFHS5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप गरीबी के रूप में दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा, इसमें चारों में से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि ये भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करने में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है CGGMAE का पूरा रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं थे? यानी बॉम्बे प्लान जो बनाया गया था, तो इसमें कौन शामिल नहीं थे, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा JRD टाटा शामिल थे, JD बिरला और श्री राम भी शामिल थे, धीरू भाई अंबानी उसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि ये उस समय के उद्योगपतियों के द्वारा मिल के बनाया गया था, 1944-45 का ये है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्स बैंक में परिवर्तन के लिए मापदंड क्या है या क्या होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो इसका देखिए कि न्यूनतम निवल संपत्ति 1000 करोड़ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो ये आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि ग्रेड 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो इसमें बताना है कि सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है। तो ये आपका पाउंड हो जाएगा, पाउंड स्टर्लिंग, ये सबसे महंगा है इन तीनों में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये हम लोग को बताना है। शिशु मृत्यु दर जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के बीच में मृत्यु दर की संभावना है जो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त किया जाता है। तो ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 10,000 जीवित जन्मों पे दिया है, 10,000 नहीं 1000 पे ये मापदंड है। तो ये आपका गलत हो गया एक, तो ये कट गया और ये भी कट गया। इसके बाद देखिए वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 था, ये आपका एकदम सही है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 था, तो ये भी सही है, अभी तो 29 के आसपास में है। रजिस्टर जनरल ऑफ सैंपल रजिस्टर सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि राइट आंसर सी सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है? तो इसमें बताना है, कूट का सही प्रयोग करना है। तो देखिए कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, ये आपका सही हो जाएगा। और औद्योगिक उत्पाद में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये भी सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च कमी, ये भी सही है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा, आकाश तीर भारतीय सेना की एक एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, तो ये भी आपका सही है। भारत की व्यापक
C4ISR प्रणाली को सहज एकीकृत करता है, ये भी सही है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, तो ये भी सही है। देखिए कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका इसमें एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो यह ट्रक की द्रव्यमान 60 टन है। तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो बल का तो आप जानते ही हैं कि बल का सूत्र क्या होता है, उसी पे निकाल देना है। तो यहाँ पे आपका कितना दिया गया है? तो 700 दिया गया है। अच्छा, 7 टन दिया गया है, तो 7 टन यानी कि 7000 ये हो जाएगा। इसमें आपका गुना कर देना है कितना से? 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है, तो मीटर सेकेंड में निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 1400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो देखिए कि आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है, और ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो उसका ऊर्जा स्थिर रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 0.1 N SCI समाधान का pH मान है, तो लगभग कितना है pH मान? तो ये pH मान आपका 1.0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो ये आपका देखिएगा कि यूरोपियडियम डोप्ड और एस्ट्रोडियम एल्युमिनेट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्मार्ट फिल्म के लिए आपका देखिएगा कि इंडियम टिन ऑक्साइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आपका अंतस्रावी ग्रंथिका होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसमें लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजक जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका द्रव और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, तो लिपिड और प्रोटीन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेवार है। तो देखिए कि जाइलम और फ्लेम दो चीज़ याद रखेगा। जाइलम जो होता है यहाँ पे पानी, और उसमें पानी में थोड़ा सा और समझा दे अच्छा तरीके से, जैसे ये पेड़ है तो इसमें जड़ जो होता है नीचे, और ऊपर तो पत्ती होता है, तो पत्ती में जो खाना बनता है ये फ्लोएम के द्वारा पूरे पेड़ में पहुँचाया जाता है, और जड़ के द्वारा जो पानी का आवश्यकता होता है या किसी खनिज का, तो इसके द्वारा पूरे पेड़ में पहुँचाया जाता है। तो जाइलम मतलब जल याद रखेगा, तो इसमें पानी और घुले हुए खनिज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका AgNO3 विलयन और कॉपर धातु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो ये भी बार बार क्वेश्चन आता है, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, और ये देखिए ये पेट में जो छोटा छोटा कीटाणु होता है उसको ये मार देता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति आपके हो जाएंगे जे थॉमसन हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता भी जे थॉमसन ही थे, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वार कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा एंथ्रेक्स को प्लीहा ज्वार के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? तो ये बताना है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया इसमें से कौन सा है। तो देखिए ये पानी का वाष्पीकरण, ये आपका तो नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये आपका हो जाएगा। बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की अभिक्रिया, ये भी सही है। कपूर का ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, ये वाष्पीकरण के अंतर्गत आ जाएगा, ऊष्माक्षेपी में नहीं आएगा। पानी का वाष्पीकरण भी ये हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो राइट आंसर ए सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि रक्त का तरल भाग आपका प्लाज्मा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पेड़ पौधे के द्वारा भोजन बनाया जाता है। आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो ये देखिए, यकृत से पित्त प्राप्त करता है, छोटा आंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो देखिए कि सूक्ष्म जो कार्बन पदार्थ को जो तोड़ता है लोग छोटा छोटा में, उसे अपघटक के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है अंतरिक्ष मिशन और खोज, यानी कि किसके द्वारा ये खोजा गया था? देखिए कि आपका कैसीनी हुजोज, ये आपका सनी और वलय हो जाएगा, उसके वलय। तो एक का आपका 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। जूनो देखिए बृहस्पति से संबंधित है, तो ये आपका बी का 1 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। आर्टेमिस ये देखिएगा कि आपका मंगल ग्रह से संबंधित है, तो ये हो जाएगा। वेरिटास ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, और इसमें भी मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है। तो चलिए मिलान किया जाए। तो देखिएगा कि इसमें कपड़ा दिया गया है और इसका उत्पत्ति यहाँ पे कहाँ पे हुआ है? तो लेलेन जो है ये सन का पौधा यहाँ पे उत्पन्न हुआ था, तो ये आपका 1 का 2 हो जाएगा। जटा या कॉयर इसे बोला जाता है, नारियल का जो रस्सी होता है, तो ये आपका देखिए कि बी का 1 हो जाएगा। मोहायर ये आपका अंगोरी बकरी का जो रेशा होता है उसे बोला जाता है। डाउन बोला जाता है बतख और गीज के पंख, तो ये आपका डी हो जाएगा। तो मिलान करेंगे तो 1 का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का आपका 3 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे 1 का 2, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, बाकी में तो कोई में है नहीं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। 94 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कि दिया गया है टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। तो ये एकदम सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकोसिस कहा जाता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो इसमें कौन कौन कंप्यूटर भाषा है ये आपको बताना है। तो देखिए कि कोबरा ये भी है, पाइथन ये भी है और स्क्विरल ये भी है, जावा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन जीव के स्वाद नहीं है? तो ये बताना है कि जीव का स्वाद इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये देखिएगा कि आपका मीठा तो है ही, कड़वा भी है, नमकीन भी है, तीखा जो है होता है ये जीव का स्वाद नहीं होता है। उधामी, खट्टा, तीक्ष्ण ये भी नहीं होता है। तो आपका 4 और 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये जीव के स्वाद नहीं होता है। जो नीचे का उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसका हमको नाम याद नहीं आ रहा है, उसका स्वाद होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। देखिएगा इसमें एनोरेक्सिया दिया गया है जो नींद संबंधित विकार है, ये नींद संबंधित विकार नहीं है, ये खाने का विकार है, इसमें स्वाद नहीं आता है। इंसोमनिया ये आपका नींद संबंधित विकार है, ना कि खाने का विकार है, इसमें नींद नहीं आता है। तीसरा में दिया है डिस्पिनिया, सांस लेने की तकलीफ, ये सही है। एनोसिमिया ये गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होता है, ये भी आपका सही है। तो 3 और 4 जिसमें दिया गया होगा वो सही हो जाएगा। 3 और 4 देखिएगा कि आपका सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है, यानी उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये केवलर हो जाएगा। 98 का आपका डी सही है, केवलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वस्तु का स्थिति देखिएगा कि आपका वक्रता के केंद्र पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है विलयन या विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है आपका विलयन की सांद्रता है, उसमें कितना घुलावट है तो उसी को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका खोजकर्ता का अगर बात किया जाए तो ये तो आप भी जानते हैं कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरते हैं, गिरने से क्या होगा? तो गिरने से क्या होगा, देखिएगा कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ होगा? तो ये आपका देखिएगा कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार को जोड़ेगा आपस में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन बताना है मौजूदा कीमतों पर बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में आपका 12.8 बढ़ी है, ये सही है। 2023 में बिहार के जीएडीए में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6 है, ये भी सही है। सकल अस्थायी पूंजी निर्माण 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी 4.6 था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है ये आपको चुनना है। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है, ये सही है। बिहार की जनसंख्या लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है, ये आपका सही हो जाएगा। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है, ये आपका गलत है, भारत की तुलना में अधिक नहीं होगा। तो 1, 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्राकृतिक का सबसे अच्छा वर्णक है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं, ये आपका बी इसका वर्णक सही कर रहा है। बहुला महोत्सव या बिहुला, इसे बिहुला के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका भागलपुर के क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हालांकि पूरा बिहार में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगस्त का महीना दिया है, तो ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 107 के बाद 108 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है हाल ही में उद्घाटित किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? तो ये देखिए कि पटना में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ये आपका हो जाएगा कटिहार, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अंग्रेजी नीतियों की आलोचना कृति गरीबी हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद वली हसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी क्या है, ये आपका एक प्रकार की कढ़ाई है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका कनाट राजवंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो ये तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका जानते हैं कि पश्चिम चंपारण में है, और दुधवा देखिए कि यहाँ पे नहीं है, ये यूपी में है। गणरेज वन्यजीव अभयारण्य ये दोनों नहीं है। भीम बांध अभयारण्य ये आपका जमुई में पड़ेगा। तो ये और ये 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो देखिए कि सोना का खदान मिला है आपका जमुई में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग को कोड में
UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड में भाषा मोबाइल शब्द को किस में लिखा जाएगा। तो ये देखिए कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा कि एस को क्या कोड मिला है, तो 19 लिखा जाता है, पी आपका 16 हो जाता है, वैसे ही आर देखिएगा, वैसे ही आई देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यू आपका 21 है, तो यानी कि +2 है। फिर यहाँ पे देखिएगा कि इसमें से 2 घटाया है, ये 14 है, ये 16 है, तो -2 है। तो उसी प्रकार देखिएगा कि यहाँ पे एम आपका 13 हो जाएगा, तो +2 अगर जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपका 15 पे कितना, तो ओ हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर, अच्छा अभी और मिलान करना है, तो इसी प्रकार अगर मिलान करते जाएंगे 2 + 2 - तो राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 116 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथे भिन्न शब्द ज्ञात करना है इसमें से। तो चौथा कौन इसमें शामिल नहीं है, ये बताना है। तो देखिए कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दूरबीन और पारदर्शी यंत्र ये सब देखने वाला मशीन है, लेकिन स्टेथोस्कोप जो है ये सुनने वाला मशीन है, जो धड़कन का स्पीड बताता है। तो ये आपका इनमें से भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता से क्या रिश्ता है? तो इसका रिश्ता अगर देखा जाए तो इसे तो आप बना सकते हैं, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, यानी एम अपने मित्र से कहा, यानी मित्र कोई भी हो सकता है, एक मान लेते हैं। रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी है। जो रीता है मेरे पुत्र की, यानी कि इसके पुत्र जो भी हो उसके बेटी की पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा, ससुर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। पुत्र के जो पत्नी होती है वो पतो ही कहलाती है ना, तो यहाँ पे मुकेश का रीता से संबंध पूछ रहा है, तो ये ससुर हो जाएगा। अगर रीता का मुकेश से संबंध पूछता तो पतो हो जाता। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर 117 का डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। उसके दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, वो अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पे है? तो एक पॉइंट आप रख दीजिए यहाँ पे। और क्या बोल रहा है कि गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो उत्तर आपका नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर आपका पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए कि गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो ये 20 मीटर चला, फिर यहाँ से ये बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो ये 40 मीटर चला। अब क्या बोल रहा है कि ये फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो ये 20 मीटर फिर चला, और उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो जब आप इधर यानी पश्चिम की तरफ मुँह किए हैं, तो कितना मीटर, 20 मीटर चलना है। तो इधर आपका मुड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो 40 मीटर था ना, तो 40 और 20 आपका 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो ये इसका देखिएगा कि एक नियम होता है, उसके तहत बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग को प्लस और माइनस का मतलब भाग होता है, तो एक्स का गुना का मतलब माइनस और प्लस का मतलब गुना हो तो क्या होगा? तो ये आपका देखिए कि सभी जगह, जैसे कि भाग के जगह पे प्लस कर दीजिए, जहाँ पे ये भाग दिया गया है यहाँ प्लस कर दीजिए, ऐसे ही कर देना है और सॉल्व कर देना है, बहुत ईजी होता है। तो ये आपका राइट आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लांट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि है 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लांट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लांट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? ये आप बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाए सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। तो ये भी रीजनिंग ही है, तो उतना ज़्यादा ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित युग्म में से बेजोड़ को चुनना है, यानी कि जो सही नहीं है उसे चुनना है। मिलिनरी, ये देखिए कि इसका टोपी हो जाएगा। ब्रेवरी, ये जो बेचा जाता है ये शराब। स्टेशनरी में कागज़ मिलता है। जूते का स्नोबरी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला के स्थान पे क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? तो एक ये देखिएगा
कि इसके स्थान पे 132 और इसमें कितना जुड़ रहा है, तो 24 जुड़ रहा है। उसके बाद इसमें कितना जुड़ेगा ये आपको बताना है। तो इसमें एक कोड भाषा जुड़ रहा है, तो 32 18 और 24, इसमें अगर 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे नहीं 26 जुड़ेगा। तो देखिए इसमें 24 26 28 ऐसे ही जोड़ते जाना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो इसके स्थान पे देखिएगा कि आपका 77 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने डैश उच्च उत्सर्जन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 को अधिसूचित किया है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 126 नंबर है, अक्टूबर 2025 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था अबू धाबी में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 127 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा यह अधिनियम 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ये पूर्ण रूप से उस समय लागू नहीं हुआ था, ये 18 अगस्त 2026 को लागू हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सॉरी 18 अगस्त 2025, 26 नहीं होगा, तो उस समय लागू हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक खेल महासंघ की कार्यकारिणी समिति में अधिकतम 15 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी और 4 महिलाएं होगी, ये आपका सही है। एक राष्ट्रीय खेल अधिकरण का गठन किया जाएगा, ये भी सही है। यह अधिनियम वर्तमान राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को समाप्त करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस देखिए कि 16 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में उद्घाटित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 34.5 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे 35 किलोमीटर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ से पारगम करने वाली भारतीय यात्रियों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश व्यवस्था की घोषणा किया है, तो ये आपका घोषणा किया गया है जर्मनी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन का चुनाव करना है। 23वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये सही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था, ये भी सही है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, ये भी आपका सही है। तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये पुरस्कार देखिए कि महाराष्ट्र को दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें देखिएगा वर्ष 2024 का पुरस्कार मिशेल बाचलेट को प्रदान किया गया था, एकदम सही है। मिशेल बाचलेट ब्राज़ील के हैं। देखिए कि मिशेल बाचलेट जो है ये ब्राज़ील के नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका चिली के हैं, तो ये याद रखिएगा, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिति 2026 संस्करण है, यानी कौन सा ये संस्करण है, ये 4था संस्करण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार ने किस राज्य की टीम को हराकर अखिल भारतीय सिविल सेवक कबड्डी टूर्नामेंट 2025 महिला वर्ग में जीता है, तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका हिमाचल प्रदेश को हराया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माँ मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क जो बिहार का पहला वन्यजीव प्राणी थीम वाला अभ्यारण्य है, किस जिले में स्थित है, तो ये आपका देखिएगा कि इसका राइट आंसर कैमूर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस जिले में करमचट इको टूरिज्म और एडवेंचर हब को मंजूरी दी है, तो ये आपका हो जाएगा कैमूर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, बिहार राज्य महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 में किस टीम ने ओवरऑल
खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की हवल उत्पादन श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है? तो ये आपका सी सही हो जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 2025-26 के कार्यकाल के लिए लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय जायसवाल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन है। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 2025 के लिए, और इसमें आपका सही उत्तर चुनना है कि गलत उत्तर। तो सही उत्तर ही चुनना है। देखिए कि किंग 2025 का 7वां संस्करण बिहार में 5 जिलों में आयोजित किया गया था। एक बार देख लिया जाए सही चुनना है कि गलत, उपयुक्त में से कौन सही है ये चुनना है। चलिए देखिए, तो 5 जिलों में आयोजित किया गया था, ये सही है। 2025 खेलों का शुभांकर गज सिंह था, तो ये भी सही है। महाराष्ट्र ने KIYG के इतिहास में पहली बार 5वीं पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है, तो देखिए कि आपका ये सही है। बिहार ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 10 राज्यों में स्थान बनाया है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 आपका सही है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और सही उत्तर का चुनाव करना है। भारत विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 118वें स्थान पे है, ये एकदम सही है। डेनमार्क ने लगातार 8वें वर्ष अति खुशहाल देश के रूप में, देखिए अति खुशहाल डेनमार्क नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका डेनमार्क नहीं, फिनलैंड हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन है अभ्यास AIKYA आपदा प्रबंधन एक राष्ट्रीय संगोष्ठी और हाल ही में इसके बीच आयोजित की गई है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना के सदर्न कमांड। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को उल्लास यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका गोवा हो जाएगा, मिजोरम भी हो जाएगा, और साथ में हिमाचल प्रदेश। तो 1, 2, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। इसमें देखिएगा कि यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, एकदम सही है। वर्ष 2025 की थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक ने मिशन 300 लॉन्च किया है, इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का अगर उद्देश्य का बात किया जाए तो वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा शहर फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 की मेज़बानी कर रहा है? तो ये कौन सा शहर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा रियाद, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है आनंद में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे? तो ये आपका हो जाएगा एक्सोम 4, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर, ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 की थीम क्या है या क्या थी? तो ये आपका डिजाइन फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि 150 क्वेश्चन दृष्टि IAS का ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है। और भी किस प्रकाशन का आप देखना चाह रहे हैं तो खान सर का और दृष्टि IAS का और आपका किरण पब्लिकेशन का, ये 3 का तो साथ में चल रहा है। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारा है एडुटेरिया और, तो सभी का करा देंगे।
तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो इसे यहीं समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।